गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आज आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपना अगला व्याकरण करेंगे विराम चिन्ह, जिसके बारे में आपको मैं आगे जानकारी देती हूँ। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना, विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ है निशान। अतः रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या लिखे जाते हैं उन्हें विश्राम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण दिया है। पहला वाक्य है, मोहन पढ़ रहा है। इस वाक्य से पता चलता है कि यहाँ पर सामान्य सूचना दी गई है। दूसरा वाक्य है, ताजमहल किसने बनवाया। इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तीसरा वाक्य है, शाबाश, अच्छा काम किया। इस वाक्य से पता चलता है कि भाव को, आश्चर्य के भाव को प्रकट किया गया है। बच्चों, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इसीलिए वाक्य लिखते समय भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए एवं भावपूर्ण बनाने के लिए लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का उपयोग किया जाता है। और आज हम इन्हीं चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस विराम चिन्ह, जितने भी विराम चिन्ह के प्रकार यहाँ पर बताए जाएंगे, आपको उन्हें हिंदी की नोटबुक में लिखना है। विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह में पहला है पूर्ण विराम। पढ़ते या लिखते समय जहां वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम इस प्रकार का चिन्ह रखा जाता है। उदाहरण के लिए दो वाक्य दिए गए हैं। उसकी 4 बेटियां थी। यहां पर वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य है, वह सोचने लगी। यहां पर भी वाक्य समाप्त हो रहा है, इसलिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह से आपको पाठ 2 में से पूर्ण विराम जिस वाक्य में लगा हो ऐसे 4 वाक्यों को ढूंढकर उदाहरण के रूप में लिखना है। अब हमारा अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। पहला वाक्य है, रोको मत, अल्प विराम, जाने दो। अर्थात
इस वाक्य को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि इसे रोकना नहीं है, इसे जाने देना है, अर्थात छोड़ देना है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है रोको, अल्प विराम, मत जाने दो। इसे रोकना है, इसे जाने मत देना, अर्थात इसे पकड़ कर रखना है। दोनों वाक्यों में बच्चों अल्प विराम भिन्न भिन्न जगह पर लगा हुआ है। वाक्य दोनों एक ही ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन अल्प विराम लगने के कारण दोनों का अर्थ बदल गया है। पहले वाक्य से यह भाव प्रकट होता है कि व्यक्ति को छोड़ देना है, और दूसरे वाक्य के भाव से यह पता चलता है कि उसे पकड़कर रखना है। वाक्य में विराम चिन्ह अर्थात अल्प विराम का उपयोग किया गया है। इसकी ताकत का पता यहीं से लगता है कि अगर सही जगह पर लगा तो वाक्य का भाव अपने आप समझ में आ जाता है। यदि अल्प विराम आगे पीछे लगता है तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए अल्प विराम लगाते समय हमें विशेष ध्यान देना है। अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना होता है वहां अर्ध विराम चिन्ह रखा जाता है। उदाहरण दिया है। पहला है वह छोटी थी पर बड़ी चालाक थी। बच्चों वाक्य में देखेंगे अभी हमने अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों समझ लिया है। दोनों समझने के बाद हमें इस बात का अंदाज होता है कि हमें वाक्य के बीच में कितनी देर रुकना है। वाक्य दिया था वह छोटी थी, अल्प विराम से थोड़ा अधिक, लेकिन हमारा वाक्य यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए हमें आगे भी पढ़ना है, उसके बाद हमें पूर्ण विराम देना होगा। वह छोटी थी पर बड़ी चालाक थी। दूसरा वाक्य है राम ने खिलौना मांगा पर सीता ने नहीं दिया। यहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और वह अर्ध विराम के सहायता से पूर्ण किया गया है। अंत में वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अब हमारा चौथा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण देखेंगे। क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब यहाँ पर शब्द है क्या। क्या यह प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद दूसरा वाक्य है तुम्हारे दाने कहाँ है। कहाँ स्थान पूछा गया कि कहाँ पर है तुम्हारे दाने। इसी प्रकार बच्चों कुछ शब्द है यहाँ पर जिसका उपयोग करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। शब्द है कौन, क्या, कब,
कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, इन शब्दों का उपयोग करके हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। पांचवा हमारा विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, हाइफन जिसे कहते हैं। यह कहां पर लगता है? यह दो शब्दों के बीच आकर शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे शब्द हैं माता पिता। माता पिता के बीच में देखो चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह हम जिसे कहते हैं। परीक्षा में आपको योजक चिन्ह पूछे भी जाते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पर देखेंगे दूध रोटी। दूध और रोटी के साथ यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। अब योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगता है? पहला यहाँ पर दिया है लगातार 2 बार आने वाले शब्दों के बीच, समान शब्दों के बीच। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, शब्द है साथ साथ। शब्द एक ही समान है और यह 2 बार आया है, तो ऐसे 2 बार आने वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। शब्द और कौन से होंगे? बार बार, साथ साथ, और भी ऐसे कई शब्द हैं। आपको कम से कम 5-5 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों, अभी हमने इसके पहले देखा है कि योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगता है। अब हमारा आगे है विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। विलोम का अर्थ होता है अपोजिट, विरोधार्थी। जहाँ पे शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे शब्द दिया है छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जब हम बोलते समय इस तरह के शब्द का उपयोग करते हैं तो बोलते हैं, तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। उसके बाद है 2 शब्दों में पहला सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक। यानी पहले का अर्थ होता है और दूसरा बिना अर्थ का शब्द होता है। इस तरह से शब्दों का प्रयोग हम बोलते समय करते हैं। जैसे मैंने फल वल। अब हम वाक्य बोलते हैं मैंने फल वल खाया। फल पहले का अर्थ है लेकिन दूसरे शब्द का अर्थ यहाँ पर निरर्थक है। उसी प्रकार दूसरा है नाम वाम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोलते हैं। उसके बाद अगला योजक चिन्ह कहाँ पर लगता है? क्रियाएं एक साथ होती है। जैसे मारना पीटना, दौड़ना भागना, ये दोनों क्रियाएं हैं। हम बोलते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं दौड़ते भागते थक गया, दौड़ते भागते। इस वाक्य में ये शब्द एक क्रियाएं जो है लगातार आई है, तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। बच्चों, अब हमारा अगला विराम चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह।
इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे विस्मय सूचक चिन्ह कहलाते हैं। और ऐसे शब्दों के साथ विस्मय सूचक का चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे शब्द है अरे, यहां पर देखो बच्चों, विस्मय सूचक का चिन्ह लगा है। ओ, शाबाश, काश। अब इन्हीं शब्दों का यहाँ पर वाक्य बनाया गया है। पहला वाक्य, वाह क्या सुंदर नजारा है। इस वाक्य से बच्चों हम हमारे खुशी का इजहार, खुशी को हम दर्शाने का काम कर रहे हैं। इस वाक्य के द्वारा हमारा मन उस सुंदर दृश्य को देख करके खुश हो गया है। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे? वाह क्या सुंदर नजारा है। उसी प्रकार काश मैं लेखक होता, यहाँ पर लेखक होने के भाव प्रकट हो रहे कि काश ऐसा मैं होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। इस तरह से और भी हमारे मन के भाव है, जैसे क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है। इन सब शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है और उसके अंत शब्द के बाद में या वाक्य के अंत में आपको विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। इन शब्दों से मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। यह चिन्ह मन के भाव को प्रकट करता है। अब हमारा 7वां विराम चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, इसके बदले में अवतरण भी लिखा जाता है। इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह। यह कब लगता है? किसी विशेष नाम, शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने इसके पहले देखा है भावार्थ। बच्चों, जब हम भावार्थ लिखते हैं, भावार्थ लिखते समय पद्यांश का हिस्सा किस कविता से ली गई है, तो कविता का नाम हम इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। कवि का नाम इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। इसका मतलब हम यह दर्शाना चाहते हैं, इन चिन्हों के द्वारा उसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ध्यान हमारा जाता ही है कि क्या लिखा गया है इस चिन्ह के अंदर। हम उदाहरण देखेंगे। जैसे वाक्य है, विद्यालय का नाम सेंट मेरीज विद्यालय। पूरा वाक्य है विद्यालय का नाम। अब सेंट मेरीज इस शब्द को इकहरे अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है सपूत, का अर्थ है अच्छा पुत्र। अब यहाँ पर अर्थ दिखाने के लिए इसे इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। किसी शब्द को, वर्ण को दर्शाने के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अब इसे कहां पर लगाते हैं? किसी के कहे शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए
दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, राजा ने राजकुमारी से पूछा। अब क्या पूछा, क्या वाक्य है पूछने का? तो तुम्हारे दाने कहाँ है। तुम्हारे दाने कहाँ है यह पूछे गए वाक्य है, इसलिए इसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, माता जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ जा रहे हो यह वाक्य जो है दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। अब हमारा अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। एक शब्द को दूसरे शब्दों से अलग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, दो वाक्य है, मेरा मन पूछता है। दूसरा वाक्य है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों को अलग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया हुआ है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मैं पूछता हूँ, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ एक वाक्य है और जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों को अलग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है।